हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है और पॉलीसैकेराइड क्या है। आइए आज देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा देना। शरीर को ऊर्जा देना, है ना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का क्या है कि जो है हम भोजन क्यों करते हैं, शरीर को ऊर्जा मिले, है ना। तो यह जो है बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह कार्य करता है। देखिए, शरीर की हर एक कोशिकाओं को जो है इससे ऊर्जा मिलती है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक और बात जो है पढ़ी थी कि जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। यानी कि प्रोटीन कार्बोज का कार्य कर सकता है, वसा का कार्य कर सकता है, और इसी तरह से वसा कार्बोहाइड्रेट का कार्य कर सकता है। तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा कि शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये भी जो है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो इसका पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए, और कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे पचता है, इसकी सरलतम इकाई क्या है, ग्लूकोज ही है। देखिए, शरीर को ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोज खाने पर कितना मिलेगी, 4 किलो कैलोरी, है ना, शरीर को मिलेगी। यानी अगर हम 1 ग्राम ऊर्जा जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो यह हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी देगा। अच्छा, अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा लें तो क्या होगा, यह ग्लाइकोजन के रूप में एडिपोज ऊतकों में संग्रहित होने लगता है और साथ ही शरीर पर एक मोटी परत बना लेता है। अच्छा, दूसरा इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क को ऊर्जा देना। देखिए, ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट काम है। यानी कि हमारे मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान को ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही प्रोवाइड करा सकता है। तो इसलिए भी कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि और किसी भी चीज़ में जो है, और किसी भी चीज़ से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए जब कभी जो है शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है या कभी हल्का सा मूर्छा सी या चक्कर सा महसूस होता है तो क्या करते हैं, तुरंत ही ग्लूकोज घोल करके व्यक्ति को पिलाया जाता है, ताकि कि हमारे बॉडी के साथ साथ मस्तिष्क को भी एनर्जी मिल सके। अच्छा, इसका तीसरा कार्य है प्रोटीन की बचत करना। प्रोटीन की बचत करना। अच्छा, ये क्या है, प्रोटीन की बचत। देखिए, अभी ये हुआ ना कि ये तीनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं। तो यदि कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में ना खाया जाए तो क्या होगा कि प्रोटीन टूट करके ऊर्जा देने का कार्य करने लगेगा, जबकि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में कोशिकाओं तंतुओं का निर्माण करना। तो यह अपना मुख्य कार्य तो कर नहीं पाएगा। इसीलिए जब हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का कार्य करता है और प्रोटीन अपना जो मेन काम है शरीर में निर्माण का कार्य, वो अपना करता रहता है। अच्छा, इसका एक और काम है कीटोन, एंटी कीटोन्स बॉडी। यानी कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट वसा के संतुलन को भी बनाए रखता है ना। तो वसा के संतुलन को सामान्य रखना। देखिए, वसा का संतुलन क्या है, फिर वही बात आ गई कि ये तीनों आपस में एक दूसरे का कार्य कर सकते हैं। तो यदि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ना हो तब क्या होगा कि वसा टूटेगी, और वसा टूटेगी तो ज़्यादा मात्रा में कीटोन्स बॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे, और जैसे जैसे कीटोन बॉडी ज़्यादा मात्रा में होंगे शरीर में अम्लीयता बढ़ती जाएगी, फलस्वरूप किडनी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। ओके, देखिए, कार्बोहाइड्रेट
बी कॉम्प्लेक्स का शरीर में निर्माण भी करता है। अच्छा, कैसे करेगा? लैक्टोज जो है क्या है? दुग्ध शर्करा है और यह देर से पचती है, तो यह छोटी आंत में काफ़ी टाइम तक रुकी रहती है। जब ये रुकी रहेगी तो क्या होगा कि हमारी छोटी आंत में कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, ये मिल करके लैक्टोबैसिलस बाइफिड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो लैक्टोबैसिलस बाइफिड्स है, ये क्या करेगा कि बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण को बढ़ावा देगा। इसी तरह से बी कॉम्प्लेक्स जो है क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी पेशेंट को बी कॉम्प्लेक्स या जो है विटामिन्स, मल्टीपल विटामिन्स की अगर कैप्सूल दी जा रही है, तो क्या किया जाता है कि उसके में ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग कि ज़्यादा दवा खाने से क्या होगा? दवा गर्म कर रही है, दवा नुकसान कर रही है, तो वो इसीलिए होता है। अगर विटामिन्स आपका ज़्यादा है तो क्या करेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, और जब तोड़ेगा तो फिर क्या होगा कि जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है मेटाबॉलिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में कम होगी, ग्लूकोज का लेवल कम होगा और शरीर में अजीब सी उलझन सी लगने लगेगी। इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, और यदि हम बी कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम एक चर्चा और कर लेते हैं नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोज की। देखिए, ग्लाइसेमिक मतलब क्या है? वह कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आपका सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, स्टार्च हो गया। ये सब क्या है कि बाद में जब ये चेंज होते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के बाद, तो ये ग्लूकोज के रूप में बन जाते हैं। लेकिन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोज, या डायरेक्टरी फाइबर भी नहीं कहेंगे। ऐसे कौन से हैं? जैसे सेल्यूलोज हो गया, पैक्टीन हो गया, गम हो गया, ये सब क्या है? ये इनका ग्लाइसेमिक जो है इंडेक्स नहीं होता, यानी कि ये पाचन के बाद ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? एक तो ये पचेंगे नहीं, शरीर में पचेंगे नहीं तो अवशोषित भी नहीं होंगे, तो ना ये पचते हैं, ना ये ऑब्जर्व होते हैं, फिर भी, और ना ही इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना। ये किसी भी प्रकार का शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं देते, फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस तरह का कार्बोज नहीं खाया गया होगा तो क्या होगा? एक तो हमारे आंतों की सफाई नहीं होगी, प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्य क्या है कि ये जो फाइबर या रेशे हैं सेलुलोज के रूप में जो हमारे बॉडी में जाते हैं, ये क्या होता है कि जो है भोजन को पर्याप्त कॉन्स्टिट्यूंसी देते हैं, जिससे कि भोजन फूल जाता है, और साथ ही साथ ये भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा चीज़, ये पचते नहीं हैं, बिना पचे हुए ही ये बड़ी आंत में, छोटी आंत में अधिकतर पाचन होता है ना, तो उससे आगे बढ़ के ये बड़ी आंत में पहुंचते हैं। वहाँ पर हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो उस पर क्रिया करने लगते हैं। जैसे ही रेशा पहुँचेगा, इस पर खूब सारे एंजाइम्स डाल करके अभिक्रिया शुरू कर देंगे, और इससे क्या होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है इनको, जो गुड बैक्टीरिया हैं, इनको भोजन मिलता है सेलुलोज से, और साथ ही इनकी संख्या इंक्रीज्ड होने लगती है, जिससे हमारे बॉडी हेल्थ सही रहता है। तीसरा, ये कीटोन बॉडी को बनने नहीं देते हैं। अच्छा, चौथा इसका बेनिफिट ये है कि ये जो है हमारे पेट को बहुत भरा भरा सा महसूस कराते हैं, जिससे क्या होता है कि हम ज़्यादा भोजन नहीं करते हैं, मतलब अवॉइड टू इनटेक फूड। तो हम ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम उतनी कैलोरी एक दिन में खाएंगे जितनी कि हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रहा है या उसका यूज कर ले रहा है। और होता क्या है कि हम ज़्यादा, क्योंकि भूख लगी रहती है तो हम ज़्यादा भोजन करते चले जाते हैं, फिर उसके फलस्वरूप क्या होता है कि सारा का सारा फूड पच जाता है, और पचा हुआ फूड ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर एडिपोज उत्तकों के रूप में हमारे बॉडी में जमा होने लगता है, जिससे कि फैट बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। इन सब के लिए ये हमारा नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोज या डायरेक्टरी फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंतर्गत आएगा कौन कौन सा? सेलुलोज आएगा आपका। सेलुलोज किस में मिलता है? देखिए, अनाजों की ऊपरी परत जो है, ये फ्रूट्स वगैरह में, इन सब का जो गूदा होता है, जो पल्प होता है, ये जो रेशे होते हैं, ये सब सेलुलोज के होते हैं। पैक्टीन,
और गम, है ना। ये सब किस में आएंगे, नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोज के अंतर्गत आएंगे। अच्छा देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस चीज़ की शर्करा को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए ये भी देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए, रक्त शर्करा ग्लूकोज को कहा जाएगा क्योंकि रक्त में ग्लूकोज के रूप में ही ये मिलाई जाती है। यानी किसी भी प्रकार का हम मिठाई खा लें, कुछ भी खा लें, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है रक्त में ग्लूकोज के रूप में ही ऑब्जर्व होगी। फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। जवा धान्य शर्करा या जवा मतलब कि जो है जौ हो गया, अनाज हो गए, तृणधान हो गए, इनकी सबकी शर्करा क्या कहलाएगी, माल्टोज। दुग्ध शर्करा सबको पता है, लैक्टोज। जंतु स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में, हम सब जानते हैं कि जंतुओं में या व्यक्ति में कैसे जो है ग्लूकोज संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा, कटे मांस में होता है ग्लूकोज, नहीं होता है। कटे मांस में ये लैक्टिक अम्ल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो जो है वहाँ पर ग्लाइकोजन नहीं होगा। अंगूर की शर्करा ग्लूकोज, गन्ने या चीनी की शर्करा सुक्रोज, चुकंदर की शर्करा भी सुक्रोज कहलाती है। ब्रेड या अंकुरण में, यानी ब्रेड के ऊपरी जो परत होती है या रोटी का जो ऊपरी परत होता है ना उसमें, और साथ में अनाजों के अंकुरण में डेक्स्ट्रीन के रूप में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और बताएंगे आपको इंसुलिन के बारे में और ग्लूकेगॉन के बारे में। देखिए, इंसुलिन क्या है, सब जानते हैं कि अग्नाशय से निकलने वाला एक लिक्विड है जो कि जो है रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखता है, यानी कि रक्त की शर्करा के पाचन में, उसके अवशोषण में और उसके जो है उपयोग में ये कार्य करता है। यानी इंसुलिन होगा तब जो है ये जो ग्लूकोज हमारे रक्त में बह रहा होगा ये उपयोग किया जाएगा और ये ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा। जितना इंसुलिन कम होता जाएगा उतना ही हमारे शरीर की जो ये रक्त शर्करा है ग्लूकोज, इसको पचने में दिक्कत होगी। अच्छा, ग्लूकेगॉन क्या है, ये भी अग्नाशय से निकलने वाला एक पाचक रस है जो कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करता है, यानी बढ़ाता है। तो इंसुलिन क्या करेगा, पचा करके उसको कम करेगा और ग्लूकेगॉन इसको बढ़ाएगा। ओके, देखिए अब बात ये आती है कि ये कार्बोहाइड्रेट हमें किन साधनों से मिलता है। तो देखिए, ग्लूकोज किससे मिलेगा, मीठे पके फलों से, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर और सलजम से। फ्रक्टोज फल और शहद से। गैलेक्टोज औद्योगिक रूप से बनाई जाती है, लेकिन दूध का एक भाग भी गैलेक्टोज है, यानी दुग्ध पदार्थ से भी गैलेक्टोज मिल सकती है। मैनोज सेब, आड़ू, मीठा संतरा इत्यादि में मिलता है। देखिए, ये चार तो हमारे क्या थे, मोनोसैक्राइड हैं जिनका अवशोषण नहीं हो सकता, जिनको मतलब और ज़्यादा ऑक्सीडेशन करके तोड़ा नहीं जा सकता। ये न्यूनतम इकाई है कार्बोहाइड्रेट की। फिर उसके बाद डाइसैक्राइड। अब डाइसैक्राइड में क्या है कि दो जो है अणुई शर्करा है। इसमें देखिए, सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, चीनी, जो आप चीनी या शक्कर खाते हैं, गन्ना ना, चुकंदर, ताड़, ये सारी चीज़ें। माल्टोज, माल्टोज किससे बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज की बॉन्डिंग होगी तब बनेगा। तो अनाज, माल्ट, तृणधान, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आया लैक्टोज। तो लैक्टोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना। गैलेक्टोज अभी ऊपर आपने पढ़ा था औद्योगिक रूप से दुग्ध पदार्थ में, तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन मिल गया। तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, मिल्क शुगर। फिर उसके बाद आया था पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड में आया था आपका स्टार्च। तो देखिए, स्टार्च किन किन चीज़ों से मिलेगा आपका, चावल हो गया, गेहूँ हो गया और तृणधान्य हो गए, इन सब में स्टार्च की मात्रा होती है। जड़, कंद, बीज वाले फल, अनाज और चावल इत्यादि से। इसके अलावा डेक्स्ट्रीन हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रेड के ऊपरी परत से, अंकुरण से अनाजों के डेक्स्ट्रीन प्राप्त होती है। ग्लाइकोजन क्या है, बॉडी में संग्रहित जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है, ऐसा जो है डायरेक्टरी फाइबर जो कि अपाचनशील होता है। या देखिए, मुख्यतः भिंडी में, विभिन्न प्रकार के फलों में, चुकंदर, गाजर, खीरा, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा में होता है। और पैक्टिन क्या है, फलों के अंदर एक तत्व के रूप में होता है और ये फलों का एक तरह से रस है ना। रस भी नहीं कहेंगे, पैक्टिन एक जर्म टाइप का है जिसको अगर फलों को काट करके पानी के साथ घोला जाए और उबाल दिया जाए उसे जो है 15-20 मिनट के लिए, तो उसमें एक गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ प्राप्त होगा जो कि फलों की पैक्टिन
कहलाई जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो एनर्जी कम मिलेगी, व्यक्ति फलस्वरूप दुबला पतला रहेगा और कमज़ोर शरीर वाला रहेगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी तब क्या होगा कि वह मोटापा से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह शरीर में एडिपोज ऊतकों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होने लगती है। अब लास्ट बात कि कितनी मात्रा में या जो है शरीर में होनी चाहिए, तो 80 से 100 mg/100 ml ब्लड में यदि शुगर की मात्रा है तो यह सामान्य मात्रा कही जाती है। और अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर व्यक्ति क्या होगा कि धीरे धीरे वो शुगर यानी कि मधुमेह की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।